हेलो स्टूडेंट, आज फिर से क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर या कहें तो परमाणु संरचना से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। हम सन को सभी फेमिलियर है कि सन क्या होता है, सूर्य क्या होता है। ठीक है, सूर्य जो होता है अपने सरफेस से लगातार एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, और सनलाइट जो है हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती है और उसका जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स है। कितना होता है वेलोसिटी, सी होता है लाइट ऑफ सन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो सनलाइट सूर्य से निकलकर अपनी अर्थ की सरफेस पर पहुंच रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहुंच रही है और उसका जो है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक तो ये वैल्यू अपने को ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार जो है न्यूमेरिकल में हमें यूज करनी होती है। ठीक है, अब जो वेव चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया विद्युत, मैग्नेट का मतलब हो गया चुंबकीय। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण। वेव्स को तरंग भी कहते हैं, विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, तो विकिरण जो है शब्द जो है कणों से संबंधित है और वेव जो है वो यूनिफॉर्म बिना कणों के, यानी कि एक सीधी रेखा में दो चीजें आती है सामने। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कहता है कि अपने जो वेव्स होती है वो क्या है, कणों के रूप में आती है। ठीक है, और मैक्सवेल कहते हैं वो सतत रूप से या कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होती है, अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो है अपने पास एक्सिस है 3, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस मानते हो। आप किसी भी कोने में देखोगे तो आपको कोने में 3 लाइंस दिखेगी। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर है कहीं पर भी यहाँ पे लिख रखा वाई जेड और एक्स लिख रखा है। आप किसी को भी एक्स माने, किसी को भी वाई माने, किसी को भी जेड माने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ये जो आपने रेड लाइन से बना रखा है इसको यहाँ पर माना गया है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड माना गया है इसको। ठीक है, कौन सा भी फील्ड माना गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको माना गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है इसे क्या माना गया है, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में आपको क्या चीज देखने को मिल रही है कि ये है आपके जो वेव्स जो है, जो तरंग जो है इसके चलने की दिशा है, तरंग के गति की दिशा अगर ये एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन में है तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या लंबवत जो है वो कौन है, इसका विद्युत क्षेत्र है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के लंबवत या परपेंडिकुलर कौन है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या समझे इस बात से कि ये इस तरह से अगर कोई तरंग चल रही है तो इसके लंबवत होगा एक कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र, और उसके भी लंबवत होगा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को उत्पन्न करने में भी क्या करते हैं, सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये है अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उसके लिए डायग्राम है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम के लिए हम ये समझेंगे बात को कि जो सन के सरफेस से लाइट हमारे यहाँ पर पहुंच रही है अर्थ की सरफेस पर, वहां पर उसकी एनर्जी वो ज्यादा होगी जब वो सन से निकली है, और जब अर्थ के ऊपर पहुंच गई है तो क्या हो गई, वो बहुत ही कम हो गई उसकी एनर्जी। अगर वो एनर्जी अगर पृथ्वी पर होती तो कोई भी जो प्राणी है वो सर्वाइव नहीं कर पाता पृथ्वी के ऊपर, यानी इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे जो है एक सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जो शुरू होता है वो कौन होता है, यहाँ पर होता है गामा रेज। क्या होती है, गामा रेज होती है, गामा रेज। उसके बाद आती है, अच्छा ये गामा नहीं, कॉस्मिक रेज होता है, इसमें होता है बेटा कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक विकिरण, कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो कॉस्मिक विकिरण या कॉस्मिक रेज जो होती है बहुत ही प्रघाती होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो किसी क्या कहते हैं पिंड जो है या कोई ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ठोस क्या कहते हैं पदार्थ है उसके ऊपर गिर जाए तो तुरंत उसको क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। इतनी खतरनाक होती है कॉस्मिक रेज। उसके बाद आती है एक्स रेज। एक्स रेज से सभी वाकिफ हो कि जब भी कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर जो है कभी कहे कि एक्सरे खिंचवा के लाइए, तो एक्सरे जब आप करवाते हैं तो आपको विद इन 2 से 3 सेकंड में कहता है आप हट जाइए वहां से, है ना। यानी कि अगर उसके ज्यादा संपर्क में रहने से क्या आती है, ये कैंसर का कॉज होती है, कैंसर उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए जो भी एक्सरे करने वाला व्यक्ति होता है वो एक जो है पोशाक पहन के रखता है एक्सरे से खुद को बचाने के लिए। ठीक है, फिर उससे थोड़ी कम एनर्जी की होती है
यूवी रेज, यूवी रेज क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो कौन सी होती है? ओजोन परत होती है, ठीक है। ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन पर गिरे तो स्किन का कैंसर उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर ये विजिबल, ये होता है विजिबल, ठीक है, ये लिख रखा है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? जहां पर हमारी आंखें जो जो रंग देखती हैं वो सारा सारा दृश्य स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है। कौन सा होता है? आंखें हमारे कौन कौन से कलर देख सकती है? 7 रंग देख सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर का मतलब क्या हुआ? वॉयलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो मतलब आसमानी, गैर आसमानी, है ना, और ब्लू का मतलब नीला, ठीक है, और जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन हो गया, हरा, ठीक है। वाई मतलब येलो, पीला हो गया, ओ क्या हो गया? ऑरेंज हो गया, और आर क्या हो गया? रेड हो गया। तो ये विबग्योर है। तो इसको याद करने के लिए क्या समय समझना है? अल्ट्रा वायलेट, यानी कि वायलेट से जस्ट पहले आने वाला कौन है? अल्ट्रा वायलेट है। इसको पराबैंगनी बोलते हैं, पराबैंगनी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। और जो खत्म हो रहा है रेड, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड को क्या कहते हैं? अवरक्त लाल, अवरक्त लाल, क्या कहते हैं? अवरक्त लाल, ठीक है। और उसके बाद में आता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, वेव मतलब तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगे होंगी। उसके बाद में क्या होता है? ये रेडियो तरंगे होती है। रेडियो तरंगों में एफएम और एएम, ठीक है। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जहां पर रेडियो चलते हैं, मॉड्यूलेशन। और एएम जो होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को क्या कहा जाता है? आयाम, हिंदी में कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एफएम और एएम के नाम जो है वो अपने को थोड़ा ध्यान होने चाहिए। जो रेडियो काम करता है इन दोनों मोड्स पर काम करता है, इसीलिए इनके लिए क्या बोला गया? रेडियो वेव्स बोला गया है, रेडियो तरंगे, ठीक है। और ये होता है लॉन्ग रेडियो या सुदूर रेडियो तरंगे। अब इनके ऊपर बात करते हैं कि यूवी रेज होती हैं वो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पृथ्वी की सतह पर आने से कौन रोकता है? बोलो, ओजोन परत। अगर ये पहुंचेगी तो क्या करेंगी? स्किन पे कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है। फिर आया अपना दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का जो रेंज है वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, यानी हमारी आंखें जो है कौन से रंगों को देख पाएगी? अगर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का कोई रंग है, उसको दृश्य स्पेक्ट्रम में माना जाएगा। दृश्य का मतलब ही क्या देखना है, तो उस स्पेक्ट्रम के बीच में हमारी आंखें देख पाती है। अगर इससे कम नैनोमीटर की कोई वेव्स है और इससे अधिक 750 से अधिक नैनोमीटर की कोई वेव्स है, उसमें हमारी आंखें नहीं देख पाती है। जैसे आपके जो मोबाइल टावर से जो फ्रीक्वेंसी चलती है, जो वेव्स चलती हैं, वो हम आंखों से नहीं देख पाते ना, तो वो इनके अंदर नहीं आता है वो रेंज, इसलिए, ठीक है। अब आई बात इंफ्रारेड आईआर की। तो आईआर का यूज आपने कभी देखा है? आईआर का यूज कहां पे होता है? इंफ्रारेड का नहीं देखा? जो रिमोट काम करता है ना, वो रिमोट जो आईआर पर काम करता है। कुछ समय पहले तक, आज से 7-8 साल पहले, मोबाइल फोन जो आते थे, मोबाइल फोन में एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर अभी तो ब्लूटूथ से होता है, लेकिन उस समय जो है इंफ्रारेड वेव से डाटा ट्रांसफर होता था, ठीक है। वो टूल उसमें आता था, आज से कम 5-6 साल पुराने फोन के अंदर। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसका नाम सुना कहीं पे? माइक्रोवेव का, सूक्ष्म तरंगों का नाम सुना है? कहां सुना? बोलो। मिठाई की दुकान पे गए हो, उसके ऊपर मेरे को ताजा ताजा गरम चाहिए अभी समोसा कचौरी, बोला उसको कभी? वो क्या करता है? वो कांच का डब्बे को क्या कहते हैं? माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। ओवन कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन। तो बहुत ही सूक्ष्म तरंगे इतनी बारीक होती हैं कि उसको अंदर तक पेनिट्रेट करके उसको अंदर के मसाले को गर्म कर देती है, गर्म कर देता है। 1-2 मिनट में आपको गर्म दे देगा वो। तो ये माइक्रोवेव का ये यूज हो गया वहां पे, ठीक है। और ये रेडियो वेव्स तो आप जानते ही हो, यहाँ पे सारे के सारे टेलीविजन और कौन रेडियो जो है यूज किए जाते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर सारे के सारे रेडियो चलते हैं। और लॉन्ग रेडियो वेव्स, तो आपने इसका यूज जो है एक ऐसे समय में देखा होगा कि कहीं बहुत ही शांत जगह के अंदर रेडियो बज रहा है, तो आप जब मान लो यहाँ बैठे हो और मान लो वो रेडियो आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर बज रहा है, तो भी वो आपको ध्वनि सुनाई देगी शांत वातावरण में। तो ये होता है लॉन्ग रेडियो वेव्स या फार रेडियो वेव्स कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या रही कि यहाँ पर आप देखो कि ये एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को अपन यहाँ पे न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्मिक रेज की एनर्जी 10⁻²4, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 10⁻0 हर्ट्ज हो गई लास्ट में आते आते,
ठीक है। और यहां पर देखो आप, यहां से लैम्डा मीटर में लैम्डा होता है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब, दैर्ध्य मतलब दूरी या लंबाई। तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई को आप देखोगे तो यहां से आप देखो कि 10 की पावर 8 से 6 फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लास्ट में जाता है 10 की घात -16 मीटर हो गया। और इधर आप चले तो 10 की घात 24 हर्ट्ज से शुरू हुआ और 10 की घात 0 पर जो है हर्ट्ज पर वो खत्म हो रहा है। यानी कि क्या, ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। या यूं कहें कि ये अगर घट रहा है तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है। ठीक है, 10 की घात -16 से 14 होने का मतलब है बढ़ रहा है। यानी ये माइनस में अंक जब कम होते हैं इसका मतलब होता है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या समझे कि लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, न्यू के होता है। ठीक है, अभी बताता हूं क्या होता है ये दोनों चीजें। लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू। यानी ये हो गई अपने पास में तरंग दैर्ध्य, क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य या तरंग की दूरी। और लैम्डा क्या हो गई, उस तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, कभी नाम सुना आवृत्ति का, क्या होता है आवृत्ति, बोलो, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। किसी तरह कोई तरंग होती है ना, वो 1 सेकेंड में कितने चक्र पूरे करती है। चक्र मतलब अभी जो एक्सिस बनी थी XYZ, उसमें मान लीजिए यहां से तरंग शुरू हुई, ये आधा भाग पूरा किया और आधा भाग ये पूरा किया, तो ये पूरा होता है 1 चक्र। ठीक है, तो ये 1 चक्र जो है कितने सेकंड में पूरा किया, वो उस तरंग की क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इसमें कि वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य किसी तरंग के 2 क्रमागत सरंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी। ये है ऊपर की ओर बनाते हैं सरंग कहते हैं इनको। ठीक है, ये सरंग है, ये सरंग है। और ये तरंग का जो नीचे वाला भाग होता है, इस बीम के बीच नीचे वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, किसी तरंग, ये कोई तरंग है, उसके 2 क्रमागत कौन से, ये आया फिर ये आया, फिर ये, इसको गर्त को कहे, ये आया फिर ये आया। तो क्या कहा, किसी तरंग के 2 क्रमागत सरंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, ये हिंदी में लिखा लैम्डा, इसको इसका साइन है लैम्डा, और हिंदी में इस तरह से बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे लैम्डा, ये द्वारा दर्शाते हैं। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। तो सरंग क्या है, जो ऊपर जो उभार बने हैं वो सरंग है, और जो गहराइयां बनी है उसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये एक, यहां से देखो, ध्यान देना, ये इसका मिड पॉइंट है। अब देखना, ये पूरा का पूरा अगर मैं ऐसे गोल चक्र बनाता तो ये इसका आधा भाग है और इसके नीचे आधा भाग बनता। ठीक है, तो इस आधे का भी अपन आधा भाग से शुरू कर रहे हैं, तो 1/4 ये हो गया। ठीक है, और ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये भी यहां पर खत्म हो गया 1/4 पर। तो सबको मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। 1/4 इंटू 4 करेंगे, 1/4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये पूरे का पूरी क्या हो जाएगी, एक तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, तरंग की दूरी हो जाएगी ये पूरी। समझ गए बात को, ये तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य की बात हो गई। नेक्स्ट अपन लेते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये अपने पास में कोई एक तरंग है, तो उस, ये है सरंग उसका और ये है गर्त उसका। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी तरंग के सरंग की अधिकतम ऊंचाई, यही है, यहां पर खत्म होती है तरंग। ठीक है, ऊंचाई, और यहां पर है गर्त की गहराई। तो कितना ऊपर गया सरंग और कितना गहरा गया गर्त, वो क्या होता है, उसके शीर्ष से जो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु से कितना शीर्ष ऊपर गया या मूल बिंदु से कितना गर्त नीचे गया, उसे क्या कहा जाता है, उस तरंग का आयाम कहते हैं। ए कहते हैं इसको, ए से दर्शाते हैं, ए से बनता है एम्पलीट्यूड। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी तरंग के सरंग की अधिकतम ऊंचाई तथा गर्त की अधिकतम गहराई को उस तरंग का आयाम ए कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई आपने अभी विमाओं में पढ़ी है, ऊंचाई में किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जो भी थोड़ी देर पहले बात कही। आवृत्ति क्या होती है, किसी तरंग ने 1 सेकंड में कितना चक्र पूरा किया। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। अब ये कंपन क्या है, यहां पर आप देखो कि मान लीजिए इसका जो माध्य बिंदु है ये है, मूल बिंदु जो है वो ये है। ठीक है, अब मान लो वो तरंग, ये अगर 1 सेकंड मान रहे हो, अगर इसको यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड मान रहे हो, तो कितना पूरा कर रहा है, कंपन कितने कर रहा है, देखना आप लोग, ये पूरा एक कंपन कहलाता है, ये पूरा एक कंपन है। ठीक है, तो 1, बोलो ये कितना हो गया, 2, और ये कितना भाग है, ये 1/4 है, तो कितना हो गया ये पूरा टोटल, 2 से 1/4, यानी 2.25 कंपन कर रहा है। अगर मैं 1 सेकंड यहां पर मानता, 1 सेकंड में अगर यहां पर मानता, तो इसे क्या कहते हैं, ये यहां से शुरू करें, ये कंपन तो ये हो गया और 1/4 ये है। ठीक है, तो कितना हो जाता 1 सेकंड में,
1 से 1/4 कंपन, या फिर अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके और यहां पर खत्म कर रहे होते हैं, ये वाली दूरी, ये मानता मैं 1 सेकेंड है, तो कितना होता है बोलो, ये हो गया आधा, ये आधा और ये आधा, यानी 3/2, ठीक है, या 1.5 बोले या 1 से 1/2 बोले। तो इस तरह से अपन क्या कहते हैं, उस तरंग की आवृत्ति जो है याद कर सकते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, न्यू, इसको सिंबल को क्या कहते हैं, न्यू बोलते हैं, ठीक है, न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है चक्र प्रति सेकंड, साइकिल का मतलब चक्र, कितना चक्र पूरा किया 1 सेकंड में, ठीक है, ये पूरा 1 चक्र कहलाता है। तो क्या कहेंगे, इसका मात्रक चक्र प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड। और एक दूसरा इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज भी होता है, ठीक है, 2 हर्ट्ज, दो इसके मात्रक होते हैं, या तो हर्ट्ज बोले या साइकिल प्रति सेकंड बोले। अगर न्यूमेरिकल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेंज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बोलो, ये बात समझ में आ गई, आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में कितने कंपन कर रही है कोई तरंग, वो से तरंग की क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, वेव नंबर या तरंग संख्या। बोल बिल्कुल आसान है कि किसी एकांक दूरी, मान लो यहां से लेकर ये यहां तो दूरी है, ठीक है, इसमें उपस्थित तरंगों की संख्या कितनी है, अभी आप बताना। ये मान लो मैंने 4 तरंगे बना दी, तो एकांक दूरी में ये 4 तरंगे, अगर एकांक दूरी में मान लो यहाँ पर 100 होती, 100 होती, तो फिर उसको क्या 100 नंबर देते। अगर इसी दूरी में 50 होती तो उसे 50 दे बोलते, और अगर 1000 होती तो बोलते 1000 तरंगे उसमें उस एकांक दूरी में उपस्थित है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है। इसे न्यू के ऊपर बार लगाते हैं, जो भी न्यू आवृत्ति थी ना उसके ऊपर अगर लाइन खींची है तो उसे क्या कहेंगे, न्यू बार या तरंग संख्या कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि जो तरंग का व्युत्क्रम होता है, ये तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, न्यू बार या तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम, ये क्या कहते हैं, इसके जो फॉर्मूलाज है वो अपन एक साथ लिखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि आवृत्ति क्या है, तरंग क्या है, तरंग संख्या क्या है, तरंग आयाम क्या है, और तरंग की जो लंबाई है, तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, ठीक है ना। तो मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने लैम्डा का मीटर माना, तो मीटर का इनवर्स क्या होगा, प्रति मीटर हो जाएगा, तो इसका मात्रक प्रति मीटर होगा। और इसको क्या कैसे, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने एक रिलेशन लिखा है, न्यू बार ये वाले लिखा है 1/λ के बराबर होता है, या न्यू बार जो है, जब न्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर, न्यू बार के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखो, न्यू बार इजिकल टू न्यू, यानी तरंग संख्या किसके बराबर है, आवृत्ति के, आवृत्ति हो गई, तरंग संख्या किसके बराबर होगी, आवृत्ति के। यहाँ पे तरंग संख्या व्युत्क्रम किसका हो गया, तरंग दैर्ध्य का। और यहाँ पर देखें कि आवृत्ति जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कोई रेडियो स्टेशन है, उसके द्वारा 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण किया जाता है। एक रेडियो है, वो कोई गाने वाने कुछ भी चला रहा है या समाचार सुना रहा है, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी म्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 1368 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य अपने को पता करनी है, ठीक है। तो अपने को एक चीज पूछी है, एक चीज दे रखी है, तो इसके लिए सूत्र लगता है न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा, सॉरी न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो बोलो, ये न्यू अपने को दे रखा है, तो लैम्डा पूछा है तो इसको चेंज कर दें, तो लैम्डा इजिकल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। इसको यहां लेके गए, इसको यहां लेके गए, तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और न्यू का मान ये रहा 1368 किलो। अब देखो किलो है ना, तो किलो को अपन क्या करेंगे, 10⁻³ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या हो रही है ना इसलिए। और हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज को अपन क्या कहते हैं, प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है, साइकिल प्रति सेकंड जो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। ये ऊपर लेकर गए, तो इस सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको तीन को थोड़ी बड़ी संख्या बना लें, इसको बना लेते हैं 3000। अब देखो यहाँ पर बात ध्यान देना, इस 8 में से हमने 3 जीरो काम में ले लिए, इसमें से 3 जीरो काम में ले लिए, पीछे कितने बच गए, 10⁵5 बच गया, ठीक है, 3 यहाँ काम आ गए 8 में से। और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1368, ठीक है। अब इसको हम जब आगे और करें सॉल्व, तो अपने पास में क्या मिलता है, देखो जरा, 3000 और 3000 गुणा 10⁵5 गुणा 10⁻³ अपॉन कितना है, 1368 है, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखो 3000 इंटू 10⁻² रह गई, अपॉन 1368 रह गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग जो है 2.19, ठीक है, इंटू 10⁻³
2 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 219 और जो मात्रक है वो उसका क्या आ जाएगा, देखो ये से कट गया है, केवल क्या रह गया, तरंग दैर्ध्य है। तो पूछा तरंग दैर्ध्य तो मात्रक मीटर में रहेगा, अपन ने पहले देख लिया, तो मीटर बचा अपने पास में, तो 219 मीटर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था आज के कुछ टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जो टॉपिक अपन ने किए हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।